शादी की बहुत बहुत मुबारक हो सम्राट। वैसे सजावट बहुत खूबसूरत लग रही है। वाकई इस शादी के चर्चे तो आने वाले कई सालों तक पूरे शहर में होते रहेंगे। होने भी चाहिए। सीएम साहब, सबको पता चले कि सम्राट ओबरॉय का स्टेटस क्या है। वैसे भी ये किसी मामूली इंसान की शादी नहीं है। सम्राट ओबरॉय और उसकी इकलौती बहन काव्या ओबरॉय की शादी है। ओबरॉय परिवार की इज्जत का सवाल है तो तैयारी बेहतर से बेहतर होनी ही चाहिए। सीएम साहब सम्राट को बधाई देकर वहां से दूसरे गेस्ट की ओर चले गए। सम्राट घमंड से अपना सिर ऊंचा उठाकर पूरे घर और शादी की तैयारी को देख रहा था। सम्राट ओबरॉय मुंबई का एक जाना माना बिजनेस टाइकून था, जिसका नाम बिजनेस की दुनिया में बहुत ही अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है, जिसके पास पैसे और दौलत की कोई कमी नहीं है। कमी है तो प्यार, अपनेपन और भरोसे की, जिसकी शायद सम्राट को जरूरत ही नहीं। आज सम्राट की शादी उसके बिजनेस पार्टनर कुबेर कपूर की बेटी शनाया कपूर से होने वाली है। ये शादी कम बिजनेस डील ज्यादा थी, जबकि सम्राट के इकलौती बहन काव्या ओबरॉय की शादी कुबेर कपूर के बेटे विद्युत कपूर से होनी है। सम्राट तैयारियां देखने में लगा था और मेहमानों की वाहवाही बटोर रहा था। तभी एक आदमी भागते हुए उसके पास आया और उसके कानों में कुछ बोलकर वहां से चला गया। इसी के साथ ही सम्राट के चेहरे का घमंड भी कुछ ही पल में गायब हो गया। वो उस आदमी के पीछे पीछे ओबरॉय विला के अंदर चला गया। ऊपर के फ्लोर पर सम्राट दो कमरों के पास आकर रुक। उसने चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है शनाया और काव्या? आखिर दोनों दुल्हन एक साथ गायब कैसे हो सकते हैं? जल्दी जाओ और सारे एग्जिट क्लोज कर दो, कोई भी इस विला से बाहर नहीं जाना चाहिए। राघव, जल्दी जाकर सीसीटीवी फुटेज निकालो, मुझे दिखाओ कि कौन कौन काव्या और शनाया से मिलने उनके कमरे में गया था। घर का एक एक कोना छान मारो, बिना मेरी इजाजत के इस विला से एक परिंदा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। शनाया और काव्या यहीं कहीं होंगे। राघव सम्राट का पर्सनल असिस्टेंट, उसका ऑर्डर पाते ही वो भागकर गया और आईपैड लेकर आया और सम्राट के हाथों में थमाते हुए कहा, सर देखिए, ये वो लड़की है जो आखिरी बार काव्या मैम के कमरे में गई थी और उसके बाद काव्या मैम का कोई अता पता नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह लड़की अकेली ही इस कमरे में गई थी और अकेली ही बाहर निकली। काव्या मैम उसके साथ नहीं थी। सम्राट आग उगलती नजरों से राघव को घूर रहा था। उसने तुरंत आईपैड अपने हाथ में लिया, उसमें चल रही वीडियो फुटेज को देखने लगा। जैसे ही सम्राट की नजर उस लड़की पर गई जो काव्या के कमरे में जा रही थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा था एक लड़की काव्या के कमरे में गई। उसने कैटरर वाले कपड़े पहन रखे थे। वो लड़की काव्या के कमरे के अंदर दाखिल हो गई। कुछ देर के बाद वो लड़की काव्या के कमरे से बाहर निकली और शनाया के रूम में चली गई और फिर वहां से नीचे आ गई। पूरी फुटेज देखने के बाद सम्राट गुस्से से कांपने लगा। उसने अपनी मुठिया भींच ली और दीवार पर एक मुक्का मार राघव से कहा, मुझे ये लड़की अगले 10 मिनट में अपनी आंखों के सामने चाहिए। अगर तुम्हें यह नहीं मिली तो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाना। ये जहां भी है, जिस भी हालत में है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। सम्राट की आवाज गुस्से से इतनी सर्द थी कि उसकी आवाज सुनकर राघव की रीढ़ की हड्डी कांप गई। वह तुरंत सर झुकाकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही सम्राट वहां रखे एक फ्लावर पॉट को उठाकर नीचे फर्श पर पटक दिया, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है सोना अवस्थी। 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसका बदला तुम मुझसे इस तरह से लोगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन तुमने मेरे खानदान की इज्जत पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बदला कैसे लिया जाता है। आज तक तुमने सिर्फ सम्राट ओबरॉय का गुस्सा देखा है और आज उसके नफरत का आग देखोगी। कुछ सोचकर सम्राट ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, उसने कहा, काव्या और शनाया दोनों ही अपने कमरे से गायब हैं। उन्हें भगाने वाली कोई और नहीं, सोना अवस्थी है। सोना से कैसे निपटना है यह मैं देख लूंगा। तुम शनाया और काव्या को ढूंढने में अपनी पूरी फोर्स लगा दो। एक तरफ जहां सम्राट पागलों की तरह अपनी होने वाली दुल्हन शनाया और अपनी बहन काव्या को ढूंढने में लगा हुआ था और सोने के ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए बेताब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोना, जिसे कुछ वक्त पहले काव्या के कमरे में जाते हुए देखा गया था, वो अब ओबरॉय विला से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मुझे जल्दी से जल्दी यहां से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि मैं किसी की नजर में आ जाऊं और बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाए। मुझे यहां से जाना होगा। वैसे भी जिस काम के लिए आई थी वो तो हो ही चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे यहां रुकने का कोई मतलब है। सोना एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रही थी। वो सबकी नजरों से छुपते छुपाते यहां वहां देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक से उसके सामने 2 बॉडीगार्ड आ गए। उन दोनों बॉडीगार्ड को अपने सामने अचानक देखकर सोना घबरा गई और 2 कदम पीछे हो गई। उसने बचने के लिए वो मुड़कर दूसरी तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर उसके सामने 2 और बॉडीगार्ड आ गए।
उन बॉडीगार्ड के साथ वहां पर राघव भी आ गया। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने मौका पाते ही सोना के सिर पर काले रंग का कपड़ा डाल दिया और वो लोग सोना को जबरदस्ती उठाकर वहां से ले गए। दूसरी तरफ शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पंडित जी ने शादी की विधियां शुरू करने के लिए दोनों दुल्हनों को शादी के मंडप में आने के लिए बुलावा भेज दिया था। कुछ लड़कियां शनाया और काव्या को लेने के लिए ऊपर आई, तब सम्राट को वहां पाकर सब डर के मारे वही खड़ी हो गई। सम्राट का ऑरा ही कुछ ऐसा था, कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ना ही सम्राट के परिवार वाले, ना ही उसके माँ बाप कभी सम्राट के खिलाफ आवाज उठाते थे। उन सभी लड़कियों को वहां देखकर सम्राट ने उन्हें एक नजर देखा तो उनमें से एक लड़की ने आगे आकर कहा, वो दुल्हनों को नीचे मंडप में बुलाया गया है। सम्राट ने अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन दिखाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने उन लड़कियों को कहा, काव्या की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसलिए आज काव्या की शादी नहीं हो पाएगी। कुछ देर में मैं शनाया को लेकर आ जाऊंगा, तुम सब अब जा सकते हो। सम्राट से जवाब मिलने के बाद वो लड़कियां एक पल भी वहां नहीं रुकी और चुपचाप वहां से नीचे आ गई। उसके जाते ही सम्राट का फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर राघव नाम देख वो मुस्कुराने लगा। सम्राट ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से राघव ने कुछ कहा तो सम्राट ने जवाब में कहा, ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। फोन कटकर सम्राट लंबे तेज कदमों से वहां से निकल गया। कुछ देर में सम्राट अपने घर के तहखाने में बने स्टोर रूम में पहुंच गया, जहां सोना को जबरदस्ती एक कुर्सी पर बिठाया गया था। उसके चेहरे पर काले रंग के कपड़ा बांध दिया गया था। सम्राट जाकर सोना के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने खींचकर वो कपड़ा सोने के चेहरे से हटा दिया। सोने के बाल खराब हो चुके थे, उसके कपड़े भी यहाँ वहां से काफी बिगड़ चुके थे। ऐसे में अचानक से कपड़ा खींचे जाने पर सोना बहुत ज्यादा डर गई। जैसे ही सोना ने आंखें खोली अपने सामने सम्राट को पाकर वह घबरा गई। उसके शरीर में मानो बिजली के कट लग रहे थे, उसके माथे से पसीना छूटने लगे। उसकी हालत देख सम्राट ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जैसी 2 कौड़ी की मामूली सी लड़की मेरे घर आकर मेरे बहन और मेरी होने वाली दुल्हन को भगाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगा ये सब करके तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओगी? तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए था। तुम जैसी लड़कियां यही तो चाहती है, रातों रात अमीर बनने का। तुम जैसी लड़कियों का यही तो हथियार होता है। लेकिन इस बार तुम जानती नहीं हो कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ले ली है। मैं सम्राट हूँ, सम्राट ओबरॉय। सम्राट की बातों पर सोना उसे नासमझ होकर घूरने लगी, जैसे उसे पता ही नहीं था कि सम्राट किस बारे में बात कर रहा था। यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? आप मुझे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं और आप कौन से इरादों की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोने की बातों पर सम्राट को गुस्सा आ गया। उसने सोने का जबड़ा बहुत ही कसकर पकड़ लिया, जिससे उसे दर्द होने लगा। भोले बनने की नाटक मेरे सामने मत करो, मैंने सब देख लिया है। तुमने काव्या को वहां से भगाया है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको, 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसका बदला ले सको। यही सोचकर आज तुम यहां आई थी ना? इसलिए तुम ठीक शादी के कुछ वक्त पहले काव्या के कमरे में गई थी ना? क्या काव्या अपने कमरे में नहीं है? काव्या कहाँ चली गई? मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस वहां उसे कमरे में। सोना ने इतना ही कहा था कि सम्राट ने गुस्से में उसके बात को बीच में ही काटते हुए उसके गले को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं तुम्हारा बकवास 1 मिनट और नहीं सुनने वाला। क्या हुआ क्या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मुझे कुछ चाहिए तो वो है अपने परिवार की इज्जत, जिसे मैं तुम जैसी मामूली सी लड़की के लिए नहीं गंवा सकता। सम्राट ने एक हाथ आगे किया तो राघव ने उसके हाथों में शादी का जोड़ा थमा दिया। सम्राट ने वो कपड़े सोना के मुंह पर फेंकते हुए कहा, गलती तुमने की है तो सजा भी तुम्हें ही भुगतनी होगी। तुमने काव्या और शनाया दोनों को भगाया है तो अब इसकी भरपाई तुम्हें ही खुद मेरी दुल्हन बनके करनी होगी। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में इस दुल्हन के जोड़े को पहनकर तैयार हो जाओ और शादी के मंडप में पहुंच जाओ, वरना मैं वो करूंगा जो तुमने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। सम्राट उठकर वहां से चला गया। तभी सोना ने फिर से कहा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? और मैंने काव्या और आपकी होने वाली बीवी। सोना अपनी बात को पूरी कर पाती से पहले ही सम्राट उठा और सोना के बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर दिया। उसके चेहरे की काफी करीब होकर बोला, मैंने कहा ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तुम चुपचाप इन कपड़ों को पहनो, वरना मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा और उतारूंगा खुद ही। इतना कहकर वो गुस्से से तमतमाते हुए बाहर चला गया। सोना अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को भरकर रोने लगी। उसे अच्छे से याद है वो दिन, लगभग 1 महीना पहले ओबरॉय विला में। सभी लोग गुस्से से भरी आवाज की दिशा में देखते हैं तो सामने से एक 28 साल का लड़का ब्लैक बिजनेस सूट में मोबाइल पर बात करता हुआ आ रहा था। डाइनिंग टेबल पर हेड कुर्सी पर बैठा आदमी उसकी तरफ देखते हुए बोला, सम्राट क्या हुआ? सुबह सुबह किस पर चिल्ला रहे हो?
सम्राट अपने पिता की बात पर बोला, जी कुछ नहीं, बस कुछ लोग अपनी औकात से बढ़कर सपने देख रहे थे, उन्हें उनकी असली जगह दिख रहा था। इतना कहकर सम्राट डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, तभी उसकी नजर जाती है सामने दरवाजे की ओर से आ रही सोना पर। सम्राट की नजर एक पल के लिए सोना पर ठहर जाती है, लेकिन अगले ही पल, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? सम्राट के डरावनी आवाज सुनकर सोना एक पल के लिए घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, मैं यहाँ अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ। सोना की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सम्राट कुर्सी से खड़ा होकर सीधा सोना के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सोना को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, कौन सी शादी कंपनी में काम करती हो तुम? सम्राट के सवाल को सुनकर सोना कंफ्यूज हो जाती है, जी आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। मैं तो बस अपने भाई का रिश्ता। सम्राट सोना की बात को बीच में काटकर गुस्से से बोला, औकात से बढ़कर सपने देखना तुम जैसे रोड छाप लोगों की फितरत है। अमीर होने की और भी तरीके होते हैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों को बड़े घर की बेटी को फंसाना अमीर होने का शॉर्टकट नजर आता है। क्यों, सही कहा ना? सम्राट की बात को सुनकर सोना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और जल्दी से कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, आपकी बहन और मेरा भाई एक दूसरे को पसंद करते हैं। सम्राट अपनी बहन काव्या की तरफ देखते हुए कोल्ड आवाज में पूछा, काव्या, इज व्हाट दिस गर्ल इज सेइंग ट्रू? इफ यस देन टेल इमीडिएटली। काव्या सम्राट के डरावनी आवाज सुनकर अंदर तक कांप जाती है और एक नजर सोना के बाजू में खड़े सुधांशु को देखने के बाद धीरे से कहती है, ना भाई, ये सिर्फ मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता है, बाकी मैं इसे नहीं जानती। सम्राट काव्या के जवाब सुनकर सोना की तरफ देखते हुए बोला, सो मिडिल क्लास गर्ल, सुना तुमने मेरी बहन ने क्या कहा, अब अपने इस भाई और खुद को उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। सोना काव्या की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, काव्या झूठ मत बोलो, मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारे घर वालों को मनाऊंगी, डरना बंद करो। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने जो कहा, दफा हो जाओ यहां से। सोना ने सम्राट के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरा भाई सच में बहुत प्यार करता है आपकी बहन से। मैंने आज तक उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन आपकी बहन के लिए मेरा भाई रो रहा था। प्लीज अपनी बहन से पूछो, वो डर रही है इसलिए झूठ बोल रही है। काव्या खड़ी होकर सोना के सामने जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, इस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए, मैं नहीं प्यार करती आपके भाई से। दो वक्त प्यार से बात कर लेना, किसी से प्यार करना नहीं होता। अगर आपका भाई इसे प्यार समझता है तो बेवकूफ है, फिर चले जाइए यहां से। सुधांशु काव्या की तरफ देखते हुए बोला, काव्या तुम झूठ क्यों कह रही हो? हम पिछले 2 सालों से रिश्ते में हैं, तुम इस तरह से अपने भाई के डर से झूठ नहीं कह सकती। काव्या सुधांशु के हाथ को पकड़कर बोली, जाओ यहां से और दोबारा कभी मेरे घर मत आना। सम्राट काव्या की तरफ देखते हुए कहा, काव्या इस बात को कभी मत भूलना कि तुम किसकी बहन हो, और दूसरा, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और 1 महीने के बाद तुम्हारी शादी है। काव्या सम्राट की बात पर जल्दी से बोली, मुझे पता है भाई। सम्राट सोना और सुधांशु की तरफ देखता है जो कि अभी तक नहीं गए थे, इसलिए वह गुस्से में जोर से कहता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी निकालो इन लोगों को यहां से और दोबारा इनके जैसे लो क्लास लोगों को बिना परमिशन के अंदर मत आने देना। सम्राट के गुस्से भरी आवाज को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आते हैं, सोना और सुधांशु को बाहर ले जाते हैं। सम्राट गुस्से से बिना नाश्ता किए सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ अवस्थी निवास सुधांशु और सोना हताश होकर वापस घर आ जाते हैं। उस वक्त उसकी मां मंदिर गई थी, पिता अपनी शॉप पर थे। सोना सुधांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, उदास होना बंद करो सुधांशु, मैं काव्या से एक बार और बात करूंगी। सुधांशु सोने की बात पर बोला, रहने दो दीदी, जब काव्या ने तो साफ कह दिया कि मैं सिर्फ उसकी क्लासमेट हूं, इसलिए अब मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। सोना सुधांशु की बात पर और कुछ नहीं कह पाती और कुछ वक्त सुधांशु को अकेला छोड़ सीधा शॉप के लिए निकल जाती है। 1 महीने के बाद सोना और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। सोना के पिता कहते हैं, सोना बेटा, कल ओबरॉय विला जाना है डिलीवरी के लिए। सामान काफी सारा है, इसलिए तुम्हें भी चलना होगा। सोना अपने पापा की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, पापा मैं मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? ठीक है, मैं जरूर चलूंगी। फिलहाल तो आप खाना खाकर आराम से सो जाइए, सुबह दोनों साथ में शॉप पर जाएंगे। शेखर जी सोना की बात पर बस मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह 11 बजे सोना अपने पिता के साथ ओबरॉय विला जाती है। हो सकता था उन्हें वापस घर आने में रात हो जाए, क्योंकि डिलीवरी के साथ उनके कुछ वर्कर्स भी वहां पर काम करने वाले थे, जिनके देखरेख के लिए उन्हें वहां रुकना जरूरी था। सोना और उसके पिता सीधा किचन की तरफ चले जाते हैं और शाम के वक्त सोना को दुल्हन और बाकी लोगों को खाना सर्व करने के लिए कहा जाता है। सोना वेटर की तरफ देखकर कहती है, अंकल आप बाकी के मेहमानों को खाना दे दीजिए, मैं जाकर दुल्हन को खाना देकर आती हूँ।
सोना की बात पर वेटर अपना सिर हिला देता है। सोना खाना लेकर सीधा काव्या के कमरे में जाती है। सोना जब काव्या के कमरे में जाती है तो देखती है काव्या दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी हुई थी। सोना पीछे से काव्या की तारीफ करते हुए बोली, तुम काफी सुंदर लग रही हो काव्या। सोना की बात सुनकर काव्या जल्दी से पलटकर उसकी तरफ देखती है और हैरान होते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रही हो? अगर भाई ने आपको देख लिया तो गुस्से से पागल हो जाएंगे, आप जाइए यहाँ से। काव्या की बात सुनकर सोना उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ काव्या, मैं यहाँ पर सुधांशु और तुम्हारे बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हें खाना देने आई थी क्योंकि हमने ही कैटरिंग का काम लिया है। काव्या सोना के हाथ को पकड़कर धीरे से अपनी आंखों में नमी लिए बोली, मुझे माफ कर दो दी, मैं भाई के खिलाफ नहीं जा सकती। आफ्टर ऑल मैं अपने पूरे परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती क्योंकि कोई सुधांशु को नहीं अपनाएगा। मैंने प्यार तो कर लिया था लेकिन ये भूल गई थी कि हमारा कोई मैच नहीं है। सोना काव्या के बात पर उसके हाथ में हाथ रखते हुए बोली, प्यार करना कोई गलत नहीं होता काव्या, लेकिन अगर तुम एक कदम आगे बढ़ती तो हो सकता था मैं और मेरे भाई सारे कदम आगे बढ़कर तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार वालों को मना लेते, लेकिन तुमने पैर पीछे ले लिया, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। काव्या सोना के गले लगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। सोना धीरे से काव्या के पीठ को थपथपाने बाद उससे अलग होकर बोली है, मुझे दूसरी दुल्हन को भी खाना देने जाना है, कहकर वो काव्या के बगल वाले कमरे में चली जाती है। तभी एक लड़की कमरे में आकर कहती है, मंडप में दूल्हा बैठ चुका है, दुल्हन का बुलावा आया है, दुल्हन कहाँ गई? उसने कमरे में चारों ओर नजर करते हुए कहा। सोना ने अपने कंधे उचकते हुए कहा, पता नहीं, मैं बस अभी खाना देने आई हूँ, शायद बाथरूम में होगी। सोने की बात सुनकर वो लड़की बाथरूम में जाकर देखती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उस लड़की ने घबराते हुए कहा, दुल्हन कहाँ है? वो तो कमरे में नहीं है। उसने घबराते हुए अपने सीने पर हाथ रख लिया। सोना उस लड़की की बात पर बोली, जी मुझे क्या पता, मैं तो बस खाना रखने आई थी, कहकर वो कमरे से चली जाती है। वो लड़की घबराती हुई दौड़ते कदम के साथ नीचे की ओर जा रही थी, तभी उसे बीच में ही राघव मिलता है। उसने उसे ऐसा दौड़ते कदम के साथ जाते हुए देखकर, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तभी उस लड़की ने हड़बड़ाते हुए कहा, राघव भाई, वो शनाया मैम और काव्या मैम दोनों ही अपने कमरे में नहीं है। वॉट? उसने सामने नजर किया, सम्राट किसी से बात कर रहा है, बस मंडप में जाने की तैयारी है, चारों और मीडिया वाले कैमरा लिए खड़े हैं। बड़े बड़े हस्तियां इस शादी में आए हुए हैं, ऐसे में अगर बात फैल गई तो मुझे सम्राट सर को ये बात फौरन बतानी होगी। वो जाकर सम्राट के कान में धीरे से बताता है और उसकी बात सुनकर सम्राट के चेहरे की खुशी एक पल में ही गायब हो जाती है। तुम चलो मैं आता हूं, उसने बेहद नॉर्मल होकर कहा और राघव को भेज दिया और वो भी उसके पीछे पीछे ऊपर काव्या के कमरे में आया। कमरे में एक नजर किया और राघव को जलती हुई निगाहों से देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ढूंढो, यहीं कहीं होगी काव्या। कहाँ जा सकती है? ढूंढो उसे, सीसीटीवी फुटेज निकालो, देखो कौन कौन काव्या से मिलने आया था। कुछ ही देर सीसीटीवी फुटेज उसके सामने थी और अब सोना उसके कैद में। सोना अपने चेहरे को अपने हाथों में भरकर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, जबकि उसने तो सच में कुछ किया ही नहीं। यहाँ बाहर सम्राट राघव से काव्या जिसके साथ भी भागी है उसे जान से मार दो और हाँ, काव्या को सही सलामत लेकर आना। राघव सम्राट के ऑर्डर को सुनकर अपना सर झुकाकर बोला, यस बॉस। सम्राट आगे बोला, जाकर कुबेर कपूर से कहो काव्या की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसलिए आज उनके बेटे की शादी नहीं हो सकती, लेकिन बहुत ही जल्द उन दोनों की शादी होगी। यस बॉस कहकर राघव बाहर चला जाता है और सम्राट सोना के पास। सोना अभी भी वहीं बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। उसने सम्राट को देखते ही खड़े होते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सम्राट सोना की बाजू को मजबूती से पकड़कर कहता है, नाटक करना बंद करो, मीडिया के सामने मैं अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता तुम कौन हो क्या हो, लेकिन मेरे लिए मेरी रेपुटेशन सबसे आगे है, इसलिए इज्जत के साथ जोड़ा पहनो, मंडप में आ जाओ। सोना सम्राट की बात पर अपने हाथ उससे छुड़ाते हुए बोली, मैं यह शादी नहीं कर सकती। अरे मैं तो आपको ठीक से जानती तक नहीं और मैं आपके जैसे बदतमीज इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। सम्राट गुस्से से सोना को घूरते हुए बोला, क्या तुम पहले सुहागरात मनाना चाहती हो, इसके बाद शादी? अगर हाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। सम्राट की इस बात को सुनकर सोना हैरानी से उसको देखते हुए बोली, यकीन नहीं होता, इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े और इज्जतदार आदमी और ऐसी घटिया सोच, ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकते हैं आप? उसकी बात पर सम्राट ने दांत पीसते हुए बोला, इज्जतदार लोग ही सबसे ज्यादा घटिया होते हैं, क्या ये तुम्हें नहीं पता मिस फटीचर? ये तो कुछ भी नहीं, आगे तुम्हें पता चलेगा कि सम्राट किस शैतान का नाम है।
सोना सम्राट की बात पर गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ने से रहा, पर इस वक्त तो तुम अपने भाई की चिंता करो, अपनी नहीं। अगर मेरी बहन को लेकर भागने वाला तुम्हारा भाई हुआ तो मैं तुम्हारे भाई की लाश मुंबई के चौराहे पर टांग दूंगा, ताकि दोबारा कोई ओबरॉयस के साथ ऐसी जलील हरकत करने की कोशिश ना करे। सोना सम्राट के इस बात को सुनकर अंदर तक डर से कांप उठती है। उसके मन में बार बार सुधांशु का ख्याल आ रहा था। सम्राट सोना के बालों को कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे को बिल्कुल अपने पास लाकर बोला, सोना अवस्थी, मेरे पास वक्त नहीं है। मंडप में पंडित दुल्हन को बुला चुका है, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का वक्त दे रहा हूं, खुद तैयार हो जाओ, वरना तुम्हें तैयार करने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। सम्राट के इस तरह कसकर बाल पकड़ने से सोना दर्द से सिहर उठती है और जल्दी से कहती है, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, बस मेरे भाई तो तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उसने बेबसी से उसे देखते हुए कहा। कहीं ना कहीं उसे भी यही लगता था कि कहीं सुधांशु ने ही तो काव्या को भागकर नहीं ले गया। अगर ऐसा हुआ तो सम्राट उसे सच में जान से मार देगा, क्योंकि वो है ही क्रूर और साथ में पावरफुल भी। सोना की बात सुन सम्राट ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तुम मिडिल क्लास लोग होते ही हो इसी ताक में कि कोई अमीर लड़का तुम्हारा हाथ पकड़ ले और तुम रातों रात इतने बड़े एम्पायर की मालकिन बन जाओ। सोना सम्राट से अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, गलतफहमी है आपकी, तुम जैसे बदतमीज इंसान से शादी करने से अच्छा मर जाना है। सम्राट सोना के बाल छोड़ देता है और कमरे से बाहर जाते हुए बोला, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। सोना अपनी आंखों में आंसू लिए शादी का जोड़ा उठाती है, कमरे में बने बाथरूम में चली जाती है। 10 मिनट के बाद सम्राट फिर से कमरे में आता है तो देखता है सोना पूरी तरह से रेडी थी। उसने एक शाही हार पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सम्राट की नजर एक पल के लिए उस पर टिक जाती है, मानो वो नजरें हटाना ही भूल गया हो। लेकिन अगले ही पल वो आगे बढ़कर एक बड़ा सा घूंघट सोना के सिर पर डाल देता है, उसके हाथ को पकड़कर कमरे से बाहर ले जाता है। काव्या के बारे में राघव ने नीचे जाकर सबको बता दिया था, इसलिए फिलहाल के लिए सभी मीडिया वाले, कपूर परिवार और ओबरॉय परिवार के लोग शांत थे। सम्राट सोना के साथ मंडप में बैठ जाता है। इसके बाद धीरे धीरे शादी की रस्में पूरी होती है। आखिर में सम्राट सोना के मांग में सिंदूर डाल गले में मंगलसूत्र डालता है और पंडित जी उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, आप दोनों की शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी है, जाकर बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सम्राट चंचल के हाथ को कसकर पकड़कर खड़ा होता है और अपने पिता राजेंद्र ओबरॉय, मां निर्जला ओबरॉय से आशीर्वाद लेने के बाद अपने चाचा पीतांबर ओबरॉय और चाचा रचना ओबरॉय का आशीर्वाद लेते हैं। उसके दो जिगरी दोस्त आकर सम्राट के गले लगते हुए बोले, हैप्पी मैरिड यार। सम्राट उन दोनों लड़कों से अलग होकर नो थैंक्स कहकर आगे बढ़ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। इसके बाद कुछ लाइव इंटरव्यू होता है। सम्राट के बॉडीगार्ड सारे मेहमान और मीडिया को वहां से रवाना कर देते हैं। अब वहां पर सिर्फ ओबरॉय और कपूर परिवार के लोग थे। तभी वहां पर शेखर जी सोना को ढूंढते हुए आ जाते हैं। राजेंद्र ओबरॉय ने शेखर जी की तरफ देखते हुए कहा, शेखर किसे ढूंढ रहे हो तुम? शेखर जी ने मिस्टर ओबरॉय को देखते हुए कहा, मेरी बेटी यहाँ पर आई हुई थी ओबरॉय साहब, पता नहीं कहाँ चली गई, रात काफी हो गई है और सारा काम भी खत्म हो गया है, कब से ढूंढ रहा हूं उसे। सम्राट शेखर की बात पर बोला, डोंट वरी मिस्टर अवस्थी, आपकी बेटी अब यहां से वापस नहीं जा सकती क्योंकि वह मेरी बीवी बन चुकी है। सम्राट की इस बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरानी से सम्राट को देखने लगते हैं। सोना खुद सदमे में थी। सम्राट सोना के घूंघट को उठाकर फेंक देता है। सोना की आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। सम्राट शेखर जी की तरफ देखकर बोला, आपको पता है आपकी बेटी को यहाँ क्यों रखा गया है? क्योंकि यह इसकी सजा है। मुझसे सम्राट ओबरॉय से दुश्मनी लेने की सजा, और इसी दुश्मनी में ये पूरी जिंदगी जलेगी। शेखर जी सम्राट की बात सुनकर हैरानी से, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मेरी बेटी के साथ शादी, वो भी दुश्मनी निकालने के लिए, पर क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने आपका? उन्होंने गुस्से से बौखलाते हुए कहा। उनकी आंखें अब तक भर चुकी थी। सम्राट शेखर जी के सामने जाकर अपने दांत पीसते हुए बोला, इस लड़की ने मेरी बहन को अपने भाई के साथ यानी तुम्हारे बेटे के साथ भगाया है। क्या तुम भी इसके साथ थे? ये सब तुम लोगों की चाल है, अमीर घर की बेटी फंसाकर अमीर बनने जा। जब मिस्टर कपूर यह सुनते हैं तो सम्राट के सामने आकर उसका बिजनेस पार्टनर कहता है, व्हाट नॉनसेंस सम्राट, तुमने कहा था कि काव्या की तबीयत खराब है, मीडिया के सामने तुम्हारे परिवार की इंसल्ट ना हो इसलिए तुमने नाटक किया। तुमने हमसे ये बात छिपाई कि काव्या भाग चुकी है।
सम्राट अपने बिजनेस पार्टनर की बात पर उसे घूरते हुए बोला, पहले तो तुम अपनी बेटी को जाकर ढूंढो, क्योंकि भाग तो तुम्हारी बेटी भी गई है और इसलिए मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ी, क्योंकि मैं अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने बेटे को उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। बिजनेस पार्टनर कुबेर कपूर सम्राट की बात अपने दांत पीसते हुए बोला, सम्राट ओबरॉय, तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला मैं बहुत बुरी तरीके से लूंगा। सम्राट कुबेर की बात पर बोला, बदला, शायद ये शब्द तुम्हारे मुंह से दोबारा ना निकले। कुबेर कपूर, दफा हो जाओ यहां से। कुबेर एक नजर नफरत के साथ सोना को देखता है और उसका बेटा भी सोना को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए अपने परिवार के साथ ओबरॉय विला से बाहर निकल जाता है। शेखर जी सोना के सामने जाकर बोले, सोना, ये सब क्या है बच्चा? मुझे बताओ, क्या सच है? सोना अपने पिताजी की बात पर अपने आंखों में आंसू लिए बोली, पापा, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने किसी को नहीं भगाया, लेकिन यह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। मैं बस शनाया के कमरे में खाना देने गई थी। मैंने काव्या को भी खाना दिया था और जब मैं वहां पहुंची तो देखा शनाया भी वहां पर नहीं थी। वो अपने पापा से बात कर ही रही थी कि सम्राट ने इरिटेट होते हुए बोला, बकवास बंद करो, अपनी जितना भी तमाशा है सब खत्म हो चुका है। शेखर जी ने सम्राट की बात पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, लेकिन ये शादी नहीं मानता मैं अपनी बेटी के इस शादी को। मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। सोचना भी मत, अभी तो इसे अपने किए की सजा भी भुगतना है। बीवी होने की हर फर्ज को निभाना होगा, तब तक मेरे साथ रहना होगा जब तक काव्या वापस नहीं आ जाती। इतना कहकर सम्राट स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। सभी लोग एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। सम्राट की मां निर्जला ने पूछा, अरे तुम तो वही हो ना लड़की जो कुछ दिन पहले अपने भाई का रिश्ता लेकर आई थी? उसकी बात पर सोना ने अपना सिर झुका दिया। ये सुनकर शेखर जी ने हैरानी से पूछा, सोना, क्या ये सच है? क्या तुम सुधांशु के लिए रिश्ता लेकर यहां आई थी? जवाब दो। सोना उसी तरह सिर झुकाकर खड़ी थी, उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शेखर जी ने अपने सिर पर हाथ देते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या इनके साथ हमारा कोई मेल है? तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम समझ रही हो? सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हम भी बदनाम हुए हैं। राजेंद्र जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कोई बात नहीं शेखर, तुम रोना बंद करो और बेटा तुम ही अब इस घर की बहू हो। तभी सम्राट की चाची रचना ओबरॉय ने तपाक से राजेंद्र जी की बात पर बोली, काहे की बहू? एक सड़क छाप लड़की को सजा दी गई है और आप उसे नौकरानी की जगह बहुरानी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। सम्राट के चाचा पीताम्बर ओबरॉय अपनी पत्नी के बात पर उसे घूरते हुए बोले, रचना तुम शांत रहो। उस लड़की की कोई गलती नहीं है। सम्राट बिना किसी गलती के उसे सजा दे रहा है। भाई जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। क्या खाक ठीक बात है, ये लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं अमीर बनने का। हमारी काव्या को इसी ने जानबूझकर भगाया है घर से अपने उस फटीचे भाई के साथ। शेखर जी भरे हुए आंखों से उन लोगों की बातें सुन रहे थे। राजेंद्र जी ने शेखर जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अब आप जाइए। आपकी बेटी अब इस घर की अमानत है। इस घर की इज्जत है, आप उसकी फिक्र न करें। शेखर जी राजेंद्र जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो तो उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। निर्जला शेखर जी की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, अब सोना हमारे परिवार की हिस्सा है, आप बेफिक्र होकर जाइए। शेखर जी एक नजर सोना की तरफ देखते हैं और फिर अपने आंसू पोंछते हुए चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर सोना की फाफक पड़ी। सभी रस्म पूरा करने के बाद सोना को सम्राट के कमरे में बैठा दिया जाता है। अब आगे की कहानी देखिए, सम्राट सोना को क्या और कैसे सजा देता है। क्या वो कभी सोना से प्यार कर पाएगा? इस शादी को अपना पाएगा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी पर।